दोस्तों, मैं राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस कर रहा की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एमआरसी क्लासेस कर रहा की तरफ से यूट्यूब पर डेली अपनी कक्षाएं अपलोड की जाती हैं। उसी क्रम में जैसे कि हम अपने क्लास को रेगुलर पढ़ाते जाते हैं, उसी क्रम में आज हमारी नई क्लास होगी जो भारतीय संविधान का भाग नंबर 8 होगा। इससे पहले भारतीय संविधान की 7 क्लासों की वीडियो बना चुका हूँ। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान का भाग नंबर 8 है और इसी क्रम में जो हमारा टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान के भाग से संबंधित होगा कि हमारे भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग में कौन कौन सी चीजों को रखा गया है, कितने भारत के संविधान में आर्टिकल हैं और इन आर्टिकलों को भाग के अंदर ही समाहित किया गया है। तो देखने को अगर देखा जाए कि देखो, भारत के संविधान में जब लागू भारत का संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब देश का संविधान लागू हुआ था उस समय जो मतलब भागों की संख्या थी संविधान में वो 22 थी, लेकिन वर्तमान में 25 भागों को पढ़ा जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में भागों की संख्या 25 हो गई है। तो हम उसी क्रम में अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे। सारे जितने भी अगर भाग है सारे भागों को नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ ही भाग उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भाग आपके महत्वपूर्ण हैं उन भागों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद हम इसको क्रम बाई क्रम आपको समझाना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन से भाग के अंदर कौन सी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखो, भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। उसके बाद मतलब आपका 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनके क्या हो गया था, तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो उस समय जब भारत का संविधान बना था, जब भारत में संविधान की मतलब भागों की जो संख्या थी वो 22 थी और वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, 25 है। तो अगर इस तरीके से हम देखें कि भाग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस करके वर्तमान में 22 भागों को मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। हर एक भाग के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 1 है, तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान का भाग नंबर 1 कहता है भारत में जितने भी मतलब संघ और राज्य क्षेत्र हैं वो भाग नंबर 1 में समाहित किए गए हैं। और जो आपका भाग नंबर 1 है वो आर्टिकल कहां से 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल है वो भाग नंबर 1 के अंतर्गत शामिल किए गए। तो कहने का मतलब कि भारत के संविधान का भाग नंबर 1 है वो भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों को क्या करता है, शामिल करता है। तो भाग नंबर 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया। इसका मतलब है कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार, राज्यों का बंटवारा, राज्यों की सीमाओं में बढ़ोतरी करने का जो अधिकार है वो भाग नंबर 1 के अंतर्गत ही किसको दिया गया, संसद को दिया गया। किसी भी राज्य की सीमा घटाना बढ़ाना, तो ये सारी चीजें किसके किसके अंतर्गत आती है, आपके भाग नंबर 1 के अंतर्गत आती है। दूसरा भाग आता है आपका भाग नंबर 2। तो भारतीय संविधान का भाग नंबर जो 2 है वो नागरिकता से संबंधित है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, कैसे नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, कैसे दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर हमारे देश की नागरिकता चली जाती है, कैसे देश से बाहर रहने पर ज्यादा दिनों तक देश नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 है वो नागरिकता से संबंधित, सिटीजन से संबंधित है। मतलब भारत में कोई व्यक्ति कब भारत का नागरिक कहलाएगा। और जो भारत का संविधान का भाग नंबर 2 है वो आर्टिकल 5 से 11 तक आपको दिया गया। मतलब आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस करके भारत के संविधान के भाग नंबर 2। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद आता है तीसरा भाग नंबर 3। तो भाग नंबर जो 3 है वो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। फंडामेंटल जो राइट होते हैं जो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कल जो मैंने आपको स्रोतों का वीडियो पढ़ाया था कि संविधान किन किन देशों के स्रोतों से मिलकर बना है, तो उन्हीं क्रम में आपके फंडामेंटल राइट थे जो आपके मूल अधिकार थे। तो मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में भाग नंबर 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 6 प्रकार के मूल अधिकार भारतीय व्यक्तियों को दिए गए हैं जो भाग नंबर 3 में क्या किए गए, शामिल किए गए। तो कहने का मतलब कि भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 3 है वो भाग नंबर 3 आपका आर्टिकल से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में किया गया। उसके बाद आता है आपका भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया, शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के लिए जो कल्याणकारी योजना बनाना और राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था को बनाए रखने का काम नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की जो व्यवस्था है वो भाग नंबर आपके 4 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। और भाग नंबर 4 का से संबंधित है आपका नीति निर्देशक तत्व जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं। तो आपका भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्वों से क्या है, संबंधित है। अब आता है आपका भाग नंबर 4 का
देखो भाग नंबर जो 4 का है इसमें भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। पहले ये मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे, संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो आर्टिकल जो आपका भाग नंबर 4 का है, ये भाग नंबर 4 का आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया, जिनमें मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य दिए गए, पहले 10 से 11वां मूल कर्तव्य संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो आपका जो आर्टिकल नंबर 51 का है वो भाग नंबर 4 का ही हिस्सा है, 4 का हिस्सा है, जिसमें 11 मूल कर्तव्य भारतीय नागरिक को दिए। दूसरा आता है भाग नंबर 5। तो भाग नंबर जो 5 है इसमें संघ को परिभाषित किया गया कि भारतीय संघीय व्यवस्था कैसी होगी, भारतीय संघ में कौन कौन से कर्मचारी होंगे, किस तरीके से आपकी संघीय व्यवस्था काम करेगी। तो आर्टिकल 51 से लेके आर्टिकल 52 से लेके 151 तक की जो व्यवस्था है वो भाग नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगी। भाग नंबर जो 5 है, इस भाग नंबर 5 के अंतर्गत संघीय व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। संघीय व्यवस्था में आपके भारत के राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें आपकी कहां पे देख रहे हैं, संघीय न्यायालय वगैरह। तो आर्टिकल 52 से 151 तक की जो चीजें हैं वो आपके भाग नंबर 5 के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाएंगी। भाग नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण होता है कि जो पूरा संघीय प्रशासन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद वाला, महान्यायवादी वाला, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तक का जो हिस्सा है वो आपके भाग नंबर 5 के अंतर्गत ही आता है। अर्थात भाग नंबर 5 में संघ की बात की गई है, यूनियन की बात की गई। संघ दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूनियन होता है, दूसरा होता है फेडरल होता है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो यूनियन टाइप की, फेडरल टाइप की नहीं है, जबकि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, वो आपकी फेडरल टाइप की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में राज्य को परिभाषित किया गया, उसमें आर्टिकल 152 से 237 तक का क्या किया गया, जिक्र किया गया। तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक का जो हिस्सा है वो भाग नंबर 6 होता है। भाग नंबर 6 में राज्य की व्यवस्था को बताया गया है कि राज्य विधानमंडल किस प्रकार काम करती है, राज्य के राज्यपाल किस तरीके से नियुक्त होते हैं, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी, भाग नंबर 6 में आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्थात जो आपकी राज्य की जो व्यवस्था है वो भाग नंबर 6 के अंतर्गत आपको दी गई है। इसी तरीके अब जो आता है आपका भाग नंबर, देखो हम महत्वपूर्ण भागों पे चर्चा करेंगे, 7 भी है, 7 में भी आपकी सूचियों के बारे में बताया गया है, 7वीं अनुसूची बारे, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम मुख्य भागों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो भाग नंबर जो 8 है आपका वो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। आर्टिकल 239 से 242 तक का जो हिस्सा है वो संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताएगा, किस तरीके संघ और राज्य क्षेत्र मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो भाग नंबर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण वाला जो भाग है वो है आपका आर्टिकल भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में काफी महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में त्रिस्तरीय है। कैसी व्यवस्था, त्रिस्तरीय। तो आर्टिकल जो आपका 243 कहता है, तो आर्टिकल 243 में आपने पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में क्या की, व्यवस्था की गई। पंचायती राज व्यवस्थाओं का मतलब होता है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। पंचायतों को काम करने के लिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायतों को काम करने के लिए यहाँ 29 विषय दिए गए थे। तो वो जो आपका भाग नंबर 9 है वो पंचायतों से संबंधित है, किस तरीके से पंचायतों के काम होंगे, किस तरीके से पंचायतों के चुनाव होंगे, किस तरीके से पंचायतों का गठन करेगा, कौन पंचायतों के चुनाव करेगा, कौन पंचायतों का चुनाव लड़ने के पात्र होगा। तो ये सारी व्यवस्था भाग नंबर 9 में आपकी की जाती है। फिर आता है भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 जो आता है वो SC/ST क्षेत्र के बारे में बताता है, जो आपके आर्टिकल 244 से 244 का तक आपका जाता है। तो ST/ST अनुसूचित जाति जनजातियों के जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में बताया गया है। हालांकि आगे चल के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की व्यवस्था अगले और भागों में की गई। तो यहाँ पर जो भाग नंबर 10 होगा जो SC/ST क्षेत्रों के बारे में क्या करता है, सरकार को बताता है किस तरीके से इनका कल्याण हमें करना चाहिए। उसके बाद आता है आपका भाग नंबर 11। तो भाग नंबर जो 11 आता है वो संघ राज्य क्षेत्रों के बीच क्या करता है, संबंध दर्शाता है। आर्टिकल 245 से 263 तक का जो हिस्सा है वो आपका संघ राज्य क्षेत्रों के बीच क्या करता है, संबंध दर्शाता है। जैसे कि अंतरराज्यीय परिषद होती है, दो राज्यों के बीच विवाद होता है, केंद्र राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, तो केंद्र और राज्यों में संबंध किस तरीके से महत्वपूर्ण मायने रख सकते हैं, किस तरीके से संबंध होते हैं। तो भाग नंबर जो 11 है आपका वो किसको दर्शाएगा, वो संघ और राज्यों के बीच संबंध व्यवस्था करने के लिए भाग नंबर 11 भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। कई विचार ऐसे होते हैं, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र और राज्यों के बीच क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 11 में संघ राज्य क्षेत्रों के बीच क्या किया, संबंध बनाने की व्यवस्था की गई। अगला होता है भाग नंबर 14, संघ और राज्यों की अधीन सेवा। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। जो भाग नंबर 14 है वो संघ और राज्य अधीन सेवाओं का मतलब होता है, बात हो रही यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग की क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। तो अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है वो भाग नंबर 14 का हिस्सा है। अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को आर्टिकल 312 के तहत दिया गया है। ये राज्यसभा की एक हटके पावर होती है लोकसभा से। तो कहने का मतलब है
कि संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं जिनको हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, इन सेवाओं का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में भाग नंबर 14 में आर्टिकल 308 से 323 के बीच किया गया। इन सेवाओं को हम अखिल भारतीय सेवाओं के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जो मतलब अखिल भारतीय सेवाएं होती है, इनकी परीक्षाएं प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। उसके बाद का जो अगला आता है भाग नंबर 15, ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भाग नंबर जो 15 है वो भारत में निर्वाचन या चुनाव आयोग से संबंधित है। तो भाग नंबर 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जाता है। अर्थात भारत में जो भारतीय केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग होगा, किस तरीके से चुनाव कराएगा, निर्वाचन की जिम्मेदारी किस तरीके होगी, कौन कौन के चुनाव कराएगा, कौन कौन के चुनाव नहीं कराएगा, निर्वाचन व्यवस्था कैसी होगी, वोट डालने का अधिकार किसको होगा, कौन वोट डाल सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव चिन्ह जारी कर सकता है, आचार संहिता जारी करने की, ये सारी चीजें आपके भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग के अंतर्गत की गई, शामिल की गई। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई। उसके बाद आता है आपका भाग नंबर 16। तो भाग नंबर 16 में दिया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई। इसी को हम रिजर्वेशन वाला भाग कहते हैं। आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक का जो हिस्सा है वो भाग नंबर 16 का अंतर्गत आता है। इसी में आपका अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, तो जितने भी जो कल्याण के जो पिछड़ी जातियां होती हैं इनके उत्थान के लिए क्या किया, भारतीय संविधान में भाग नंबर 16 जोड़ा गया है और इसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए क्या किया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो भाग नंबर जो 16 कहता है कुछ वर्गों के लिए उपबंध की व्यवस्था करता है, विशेष आरक्षण की व्यवस्था वो कर देता है। उसके बाद आता है भाग नंबर 17। तो भाग नंबर जो 17 वो आपकी राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 343 से 351 तक जो अनुच्छेद दिए गए वो राजभाषा अर्थात हिंदी के बारे में बताता है कि कैसे हिंदी के लिए आयोग का गठन, राजभाषा के लिए आयोग का गठन करना है, कैसे राजभाषा का उत्थान करना है, कैसे मातृभाषा में शिक्षा देना है, ये सारी चीजें आपको भाग नंबर 17 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। जो राजभाषा से संबंधित, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद आता है आपका भाग नंबर 18। तो जो भाग नंबर 18 है आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल का मतलब होता है कि अगर देश में कोई स्थिति खराब हो जाती है, जैसे कि 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था भारत के संविधान में है। पहली जो व्यवस्था आपको मिलेगी वो आर्टिकल 352 में, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, पूरे देश में लगती है। दूसरी होती है आपकी कौन सी, राष्ट्रपति शासन, एक किसी राज्य विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो भाग नंबर 18 आपातकाल से संबंधित, तो आर्टिकल 352 से 360 का जो हिस्सा है वो आपातकाल को दर्शाता है। और ये आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या की गई, शामिल की गई। उसके बाद आता है आपका भाग नंबर 19। भाग नंबर 19 जो है वो आपको क्रिकेट से संबंधित है। आर्टिकल 361 से 367 तक की जो व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति, संसद, इन लोगों को क्या क्या विशेष संरक्षण की व्यवस्था भाग नंबर 19 के अंतर्गत किस प्रकार से इनका संरक्षण किया जाता है संविधान के अधीन, तो वो भाग नंबर 19 में आपको देखने को मिल जाएगा। भाग नंबर अगर 22 की हम बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान की व्यवस्था की गई। तो भाग नंबर जो आपका 20 है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और संविधान संशोधन कैसे होगा, संसद करेगी संविधान संशोधन की व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में क्या की गई, शामिल की गई है। तो जो आपकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो आर्टिकल 368 के तहत क्या की गई, शामिल की गई। ये हमारा भाग नंबर 20 था। अगला जो भाग नंबर 21 है, अस्थायी संक्रमणकालीन शक्तियों का उपबंध भाग नंबर 21 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें आर्टिकल 369 से 392 के अंतर्गत की व्यवस्था आपने की। आर्टिकल जो आपका अंतिम भाग होगा वो भाग नंबर 22 होगा, जिसमें संविधान का संक्षिप्त नाम, उसका हिंदी में अनुवाद का, अगर राष्ट्रपति चाहे आपका संविधान का हिंदी में क्या कर सकता है, अनुवाद करवा सकता है। वैसे मूलतः जो आपका भारत का संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो भाग नंबर जो 22 है वो संक्षिप्त नाम हिंदी में पाठ करवा सकता है संविधान का, जो आर्टिकल 393 से 395 तक दिया गया। तो इस तरीके से हमारे भारत के संपूर्ण संविधान को 22 भागों में क्या किया गया, बांटा गया। इनमें से कुछ ही भाग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कल से जो हमारी क्लास होगी इन्हीं भागों को हमें डिटेल में पढ़ना है कि भाग 1, 2, 3 जो सारे महत्वपूर्ण भाग हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमारा पहले एक तरीके से रूपरेखा थी, किस तरीके से भारतीय संविधान में भाग होते हैं और किस तरीके से हमें कौन कौन सी चीजों, कौन कौन से अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। उसके बाद जो हमारा कल वाला जो वीडियो होगा वो संविधान की भाग नंबर क्लास नंबर 9 का होगा, जिसमें मैं आपको भाग नंबर 1 की सारी चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा। सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर जो हमने मतलब हमारी पिछली जो क्लास है वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।